नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है सीटी 12th लेवल का मॉडल पेपर देख रहे थे। 77 क्वेश्चन देख लिए, 78वें क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता वह है। तो देखो, योजना आयोग से संबंधित जो है 2-3 क्वेश्चन आए थे सीटी ग्रेजुएशन लेवल में, वो भी चर्चा करते हैं। उसके साथ ही जो है योजना आयोग का सिर्फ अध्यक्ष हो सकता है, वो हो सकता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो अब मैं आपको जो बता देता हूं कि कौन से जो क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि जो है योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। कब हुआ? 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ। अब जो है एक क्वेश्चन और योजना आयोग से आया था, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो है योजना आयोग है, इसका जो है नीति आयोग नाम कर दिया। वर्तमान में जो है इसका नीति आयोग नाम है। और नीति आयोग जो है इसका गठन कब हुआ ये नहीं आया। तो नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नीति आयोग बना दिया योजना आयोग को। ठीक है, पहले योजना आयोग था, नरेंद्र मोदी ने इसको नीति आयोग बना दिया और 1 जनवरी 2015 को बनाया। तो पहले योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950, फिर उसका नाम नीति आयोग कब हुआ? 1 जनवरी 2015। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक क्वेश्चन जो आया था सीटी में वो ये था कि नीति आयोग के अब तक कितने अध्यक्ष रह चुके हैं। तो नीति आयोग का आपको पता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो है नीति आयोग के अब तक जो है कितने अध्यक्ष रह चुके हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो एक ही अध्यक्ष रहा है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग 2015 में बना था और उसके बाद में प्रधानमंत्री सिर्फ देश में एक है, नरेंद्र मोदी। इसलिए जो है नीति आयोग के आज तक एक ही अध्यक्ष रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन आया था। अब अगर योजना आयोग के जो है पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ ले, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कब बना? 15 मार्च 1950। ये आ चुका है। लेकिन नीति आयोग किसका नाम है? योजना आयोग का ही परिवर्तित नाम है। कब परिवर्तित किया गया? 1 जनवरी 2015 को। और आज तक जो है सिर्फ एक ही अध्यक्ष रहा है। क्यों? क्योंकि तब से प्रधानमंत्री चेंज ही नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं यूट्यूब पर और उनसे सिलेक्शन या जो है क्वालिफिकेशन नहीं होता है। अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चन करने तो आप जीवा स्टडी को झट से सब्सक्राइब कर दें। मैंने खुद ने अपने जो है 3 जो है पेपर क्लियर किए हैं, फाइनल कट ऑफ क्लियर किया है, जिसमें एक RSSB बोर्ड का 3rd ग्रेड टीचर का था और 2 RPSC के 2nd ग्रेड और 2nd ग्रेड संस्कृत एजुकेशन, यानी कि 3 जो पेपर है मैंने क्लियर किए हैं आज तक। तो आप फिलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? देखो, ये क्वेश्चन आ चुका लेकिन अलग रूप में। राष्ट्रीय आय 2 प्रकार से होती है। सबसे पहले जो होती है कुल आय, जो देश की कुल आय है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दो। एक तो ये होता है कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दो, तो ये क्या आ जाती है? राष्ट्रीय आय आ जाती है। दूसरा जो राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला बनता है वो ये है कि किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, ये भी इसकी क्या परिभाषा होती है? क्या? किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का, ध्यान रखना कौन सा मूल्य? आर्थिक मूल्य। किसका? कुल उत्पादन और सेवाओं का। ठीक है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आय होती है कुल आय बटा कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर आकर मिलती है और गंगा का रूप लेती है? तो वो बताना है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? तो देखो, जो अलकनंदा और भागीरथी है वो आपकी जो है देवप्रयाग में आकर एक होती है और फिर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, गंगा और यमुना नदी का संगम कहां होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम कहां होता है ये बताना है। और अलकनंदा और भागीरथी तो आपकी देवप्रयाग पर मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है? आपने जो है अगर सीटी वाला पेपर देखा तो आपको पता है कोयला क्षेत्र और जो खाने वो बहुत पूछी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र कौन से जो है राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन नहीं आया, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कोयले क्षेत्र से रिलेटेड, तो ये आ सकता है। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश। एकदम अच्छे लेवल की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो आपने नाम सुना होगा एक कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, नाम क्या सुना होगा आपने? कोचिन शिपयार्ड। तो वो शिपयार्ड मतलब होता है जहाज बनाना। तो कोचिन शिपयार्ड है, उसी नाम से जो है कोचिन जो है वो भारत का जो है प्रमुख जलयान निर्माण, यानी कि जो जल के जहाज होते हैं, शिपयार्ड होते हैं, उसके निर्माण का केंद्र है। अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन डॉक्टर वर्गीज कुरियन निम्न में से किससे जुड़े थे? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन से जुड़े थे? ऑपरेशन फ्लड से। कौन से ऑपरेशन फ्लड, या फिर इसको कहते हैं श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अभी जो आया था अपने जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, उसमें बताया था कि वर्गीज कुरियन जो है कौन सी क्रांति से? श्वेत क्रांति। और ऑपरेशन फ्लड भी क्या है? श्वेत क्रांति का भाग है। एक है फिर हरित क्रांति। हरित क्रांति का भारत में कौन है? तो हरित क्रांति का भारत में है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तो नाम ध्यान रखना, स्वामीनाथन, ठीक है। तो स्वामीनाथन है, S स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक, और श्वेत या ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जो भारत में जवाहरलाल नेहरू के जो है अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना सितंबर 1946 को। कब हुआ? आजादी से पहले ही। ये मत सोचना आजादी से पहले ये अंतरिम सरकार थी, और आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 तक यही सरकार चली थी। उसके बाद में ये सरकार कौन सी थी? जो संविधान सभा थी उसको संसद बना दिया था। संविधान सभा थी उसी को क्या बना दिया था? संसद बना दिया था। और यही जो है अंतरिम सरकार फिर जो है 26 जनवरी 1950 जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक चली थी। तो आजादी से पहले एक अंतरिम सरकार थी, वो कौन सी थी? जो सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। फिर ये क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, बहुत सारी किताबों के लेखक पूछे थे। एक तो आपको जो है वीडी सावरकर की भी किताब आई थी। वैसे ही बताओ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना दादा भाई नौरोजी। जैसे पॉवर्टी नाम आ जाए दादा भाई नौरोजी कर देना आपको, दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने का श्रेय जाता है जो है सुभाष चंद्र बोस को। किसको? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने का श्रेय किसको जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। फिर है तिरंगे ध्वज, जो तिरंगा है उसको राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? यानी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है तिरंगे को जो है राष्ट्र ध्वज के रूप में जो है मान्यता प्राप्त की गई, स्वीकार किया गया? तो ध्यान रखना लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जिसमें जो है राष्ट्र ध्वज तिरंगा को बनाया गया। फिर निम्नलिखित में से किसने 1857 की जो विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? मतलब 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम और W टेलर। ठीक है, जेम्स आउट्रम। कौन? जेम्स आउट्रम और W टेलर। इन दो ने क्या दिया था? 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? मतलब भारतीय गणतंत्र जो है संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो रहा था उस समय क्या स्थिति थी? तो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। क्या था? धर्मनिरपेक्ष नहीं था। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बाद में आई थी। तो एक प्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक जो है आपका गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? क्या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपरी निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो जो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं आपात की स्थिति में। जो सशस्त्र विद्रोह वगैरह हो जाता है तो आपातकाल की स्थिति में जो मूल अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त में से किसी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? यानी कि कौन ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी रहा और लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा? तो ऐसा कौन है? जो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। तो ये थे KS हेगड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में उसके न्यायाधीश भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे वो थे KS हेगड़े। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है? अभी क्वेश्चन आया था
ठीक है, क्या आया था सीटी में क्वेश्चन आया था, तो देखो हर क्वेश्चन कवर हो रहा है। ठीक है, सीटी में अभी क्वेश्चन आया था कि किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन तो क्वेश्चन में आ रहा है एक उत्तर तो कि भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद है वो किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है, कब, सामान्य बहुमत पर। ठीक है, पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं है, सामान्य जो बहुमत होता है, यानी कि मान लो कि 50 से एक भी ज्यादा, मान लो 100 सीट है तो 51 49, ठीक है, जितनी भी सीटें अगर पूरी 543 है तो 273 से, ठीक है, 272 73 से जो है 45, अगर 545 पूरी भरी हुई है तो 273 चाहिए होंगे, यानी कि सामान्य जो बहुमत होता है उससे कोई जो है भारतीय संसद जो है किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और ये क्वेश्चन आ चुका था कि किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कौन करता है, तो भारतीय संसद करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, तो अनुच्छेद 365। ठीक है, इस क्वेश्चन को हालांकि थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर जो है किसी राज्य में 352 के अनुसार भी लगता है, लेकिन ये 365 क्यों दिया, इसको थोड़ा सा आप जो है वापस रीचेक कर लेना। फिर है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, राज्य की कार्यपालिकाओं की शक्ति इसमें निहित होती है, तो बिल्कुल सही है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, आपकी राज्यपाल में। फिर इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। क्या ऐसा है, इनकी उम्र जो है 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तो बिल्कुल। ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, तो बिल्कुल नहीं है। बर्खास्त करने के कारण जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो 1 2 और 3 निलंबित जरूर कर सकते हैं, निलंबित करने के कारण जरूर उल्लेखित है, लेकिन जो है बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन 1 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा। तो सबसे कम अवधि का कार्यकाल वाले जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल देवपुरा। कौन थे, हीरालाल देवपुरा। और सबसे अधिक कौन थे, सबसे अधिक कार्यकाल किसका था, मोहनलाल सुकाड़िया। किसका, मोहनलाल सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया। तो सबसे अधिक कार्यकाल मोहनलाल सुकाड़िया और सबसे कम हीरालाल देवपुरा। फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, तो राज्य प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया मई 1999 में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के भी जो है अध्यक्ष रहे, तो कौन थे, शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर जो राज्य प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद दिए हुए मिलान करना है अपने को, और ऐसे जो नीचे कूट दिया है उसमें बताना है। सबसे पहला है 215। 215 क्या करता है, न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। ये 215 कहता है। फिर है आपका 222। 222 कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी कोई एक न्यायाधीश दूसरे उच्च न्यायालय में, एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जा सकता है। सी का होगा तीसरा। सी का तीसरा क्या होगा, 226 में कुछ रीट निकालने की कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 में क्या होती है, रिट निकालने की शक्ति। ये कैसे याद रखा था मैंने, पता स्टार्टिंग में 26 सितंबर को रीट हुई थी 2021 वाली, जो रद्द हो गई थी, तो उससे रिट याद रखी थी। और 227 में कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते। सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन, सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन, राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते। सेम छपा था, तो किसके, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को जो है जांच के दायरे में नहीं ले सकते। बाकी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम कार्यकर्ता को ले सकते हैं, जिला परिषद के प्रमुख को ले सकते हैं, मंत्री को ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लोकायुक्त जो है उसके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 करंट का क्वेश्चन आ चुका। बजट 2023-24 के अनुसार उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उनके लिए कौन सा अवार्ड दिया गया। जो उत्कृष्ट पत्रकार है उनको सम्मानित करने के लिए जो 2024-25 बजट घोषणा है उसमें कौन सा जो है अवार्ड घोषित किया गया, मतलब कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड। इंपॉर्टेंट बनता है।
क्वेश्चन आ सकता है कि 2024-25 जो बजट है उसमें उत्कृष्ट पत्रकारिता है तो जो पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा आपके बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट का संबंध किससे है? नाम क्या है? आई स्पेस हाइपरबोला 1, और इसका संबंध किस देश से है ये पूछा है, तो इसका संबंध है चीन से। ठीक है, किससे संबंधित है? चीन से। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है जो नया कोच है गौतम गंभीर, किसकी जगह थे? राहुल द्रविड़ की जगह। तो उत्तर हो जाएगा गौतम गंभीर। किसकी जगह? राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर। अगला क्वेश्चन है आपके कि आयुर्वेदिक मध्यवर्तन के माध्यम से किशोरियों में पोषण सुधार हेतु कौन सा मिशन आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया? तो मिशन उत्कर्ष। कौन सा मिशन? मिशन उत्कर्ष। किसके लिए? किशोरियों में पोषण सुधार के लिए। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर है 103 नंबर क्वेश्चन, 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए किसको प्रदान किया गया? तो ये किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम। किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम आया हुआ क्वेश्चन। क्या आया था? क्वेश्चन आ चुका है अरुंधति सुब्रमण्यम, ये क्वेश्चन आ चुका है। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार व्हेन गॉड किसके लिए? अब देखो ये याद रखना है किस कविता के लिए? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, इसके लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 1.45%, जबकि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है आपका 3.93% रहने का अनुमान। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आपका प्रहलाद टांग। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टांग। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके काम आए, ना कि जो है इजी क्वेश्चन पढ़ें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।